How are you all? I hope you all are fine. Now welcome to the third video lecture of Standard 8, Chapter number 3, Synthetic Fiber and Plastic. Synthetic Fiber हम लोग ने दो वीडियो में कवर कर लिया है, ओके, जिसके 4 पॉइंट्स थे। इंट्रोडक्शन, सिंथेटिक फाइबर, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये 4 पॉइंट्स थे, वो हम लोग ने दो वीडियो में कवर कर लिए। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। आप लोगों ने सारे पॉइंट्स नोट डाउन भी किए होंगे और जो पीडीएफ मिला है उसको भी सॉल्व किया होगा, ओके। बुक और पेन हाथ में ही रखना है ताकि सब कुछ आप अच्छे से नोट डाउन कर सको, और साथ में जो हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है वो भी साथ में रखनी है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लास्टिक, ओके। प्लास्टिक से तो आप बहुत ज्यादा फैमिलियर है। प्लास्टिक तो आप लोग घर पे बहुत सारी चीजें हैं जो प्लास्टिक की बनी हुई देखते हैं, ओके। तो ये प्लास्टिक है क्या? जैसे सिंथेटिक फाइबर एक पॉलीमर था, बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स साथ में मिलके जो चेन बनाते थे और बनाते थे पॉलीमर, उसी तरह प्लास्टिक भी है। वो क्या है? पॉलीमर। क्या है? पॉलीमर। ये भी एक ऐसा फाइबर है जो पॉलीमर है, जहां बहुत सारे यूनिट मिलके पूरा एक चेन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। जैसे आप लोग देखोगे इसका जो पॉलीमर है उसका अरेंजमेंट 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज लीनियर, इसका एक लीनियर अरेंजमेंट होता है, और दूसरा होता है क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, ओके। देखो लीनियर अरेंजमेंट किसको बोलेंगे? जब उसके जो मोनोमर यूनिट है वो इस तरह से ज्वाइन होंगे, इस तरह एक सिंगल चेन में, इसको हम बोलेंगे लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट। और यही मोनोमर यूनिट साथ में मिलाते हैं पॉलीमर, और ये क्या हो गया हमारा? प्लास्टिक। उसी तरह जब मोनोमर, ये एक मोनोमर है, वो इस तरह से अरेंज होते हैं, देखो इस तरह से, फिर यही फिर ऐसे अरेंज होंगे, ओके, इस तरह से अरेंज होंगे। तो इस टाइप का अरेंजमेंट को क्रॉस लिंक अरेंजमेंट बोलते हैं। और ये मोनोमर जब क्रॉस लिंक अरेंज होते हैं तो उसको भी हम पॉलीमर ही बोलेंगे। बट ये मोनोमर का अरेंजमेंट कैसा हुआ? क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। और ये अरेंजमेंट कैसा हुआ? लीनियर अरेंजमेंट। बट ये है क्या? पॉलीमर, क्योंकि बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स ज्वाइंट होकर बनाते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी क्या है? पॉलीमर, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट में हम लोग प्लास्टिक तो पढ़ेंगे, साथ में हम उसका एप्लीकेशन भी पढ़ते जाएंगे, ओके। उसके क्या यूजेस है वो भी हम पढ़ते जाएंगे। प्लास्टिक तो हम पढ़ते जाएंगे, साथ में उसके यूजेस भी पढ़ते जाएंगे। देखो प्लास्टिक जो है उसके तो बहुत सारे कैरेक्टर्स है, आप लोगों को पता है। प्लास्टिक को हम मोल्ड कर सकते हैं, इजीली मोल्डेबल है, ओके। मतलब हम उसको कोई भी शेप दे सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। प्लास्टिक हमारे हाथ में तो हम बेंड कर सकते हैं, मोल्डेबल है, ओके। दूसरा, अगर प्लास्टिक अगर मोल्ड नहीं होता तो हम उसको गर्म करके भी मोल्ड कर सकते हैं, हम उसको हीट देके भी उसको बेंड कर सकते हैं, उसको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। देखो अगर कोई प्लास्टिक की चीजें हमारी पुरानी हो गई, ठीक है, तो हम उसको वापस दे देते हैं कबाड़ी वाले को, फिर वो वापस उसको फैक्ट्री में ले जाके उसको मोल्ड करके उसमें से नई चीजें बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रिसाइकल। हम उसको रीयूज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रीयूज, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लास्टिक जो है वो इजीली मोल्डेबल है, रिसाइकल भी कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं, इजीली बेंड भी हो सकता है, ओके। गरम करने पे वो इजीली बेंड भी हो सकता है। इसको हम गरम करके रोल कर सकते हैं शीट्स में, कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स, कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स। प्लास्टिक को अगर गरम किया जाए तो हम उसके बड़े बड़े शीट्स भी बना सकते हैं, और उसको हम वायर भी बना सकते हैं। प्लास्टिक कैन मेक प्लास्टिक वायर्स। हम प्लास्टिक को मेल्ट करके हम वायर्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक में हमने क्या पढ़ा? प्लास्टिक एक पॉलीमर है जहां बहुत सारे मोनोमर यूनिट ज्वाइंट होके पॉलीमर बनाते हैं। अरेंजमेंट उसका लीनियर है, क्रॉस लिंक है, 2 टाइप के अरेंजमेंट है। सेकंड, प्लास्टिक कैसा होता है? इजीली मोल्डेबल, जिसको हम मोल्ड कर सकते हैं गरम करके, रिसाइकल भी कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं, कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स एंड कैन मेक वायर, ओके। नाउ देखो बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिसको हम इजीली, अगर उसमें एकदम गर्म पानी में डाल दिया तो वो अपना शेप बदलने लगता है। कोई बोतल ऐसी होती है अगर उसमें हमने गर्म
वैसे प्लास्टिक को हम बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक। ओके, आ गया समझ में। और वैसे प्लास्टिक जो गर्म करने से मोल्ड नहीं हो सकते, एक बार अगर उसको मोल्ड कर दिया, अगर उसकी जो फैक्ट्री थी वहां पे वो मोल्ड होके हमारे तक पहुंच गया, फिर उसको हम वापस गर्म करके मोल्ड नहीं कर सकते, वैसे प्लास्टिक को हम बोलेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कौन सा प्लास्टिक? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब देखो थर्मोप्लास्टिक जो है, थर्मोप्लास्टिक है, उसका एक एग्जांपल बहुत कॉमन है जो आप लोगों ने देखा है, जब गर्म करने से तुरंत ही या तो इजीली हम उसको बेंड, ऐसे ही बेंड कर लेंगे तो वो बेंड भी हो जाएगा, गर्म करने की भी जरूरत नहीं है। तो वो है पॉलीथीन। पॉलीथीन बैग्स हमारे घर पे आती है, ठीक है, तो पॉलीथीन हम इजीली उसको बेंड कर सकते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ पॉलीथीन, राइट। ओके, आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा है, मिक्स तो नहीं हो रहा। थर्मोप्लास्ट देखो प्लास्टिक है, इसके दो एग्जांपल है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक ऐसी चीज है जो इजीली हम मोल्ड कर सकते हैं और उसको बेंड कर सकते हैं। उसका मैंने एग्जांपल दिया पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन बैग्स जो हमारे घर पे आती है, उसको हम इजीली बेंड कर सकते हैं, राइट। अब थर्मोसेटिंग के भी दो एग्जांपल है, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट एंड मेलामाइन। देखो ये थर्मोसेटिंग के दो एग्जांपल है, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। आप लोगों को पता है बेकेलाइट जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, जहां से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो बेकेलाइट कहाँ यूज होगा? आप लोग थोड़ा सोचो कि ऐसी जगह यूज करना चाहिए बेकेलाइट को जहां इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके, जहां हीट पास ना हो सके, जहां हमारे लिए यूजफुल हो। तो जो इलेक्ट्रिक स्विचेस वगैरह होते हैं, जो स्विच बोर्ड होते हैं ना, जो व्हाइट कलर के स्विच बोर्ड घर पे लगे होते हैं, उसका जो फाइबर होता है वो बेकेलाइट से बना हुआ होता है, ताकि हम जब स्विच को ऑफ या ऑन करें तो हमको वहां पे शॉक ना लगे, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकता। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए वो क्या बनाने में हेल्पफुल रहता है? इलेक्ट्रिक स्विचेस, इलेक्ट्रिक स्विचेस। दूसरा, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी है, वो हीट को भी जल्दी पास नहीं कर सकता। तो ज्यादातर जो हमारे घर पे कुकर वगैरह रहते हैं, कोई सॉस पैन रहता है, उसका जो हैंडल होता है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो होते हैं, उसका जो हैंडल होता है वो अलग मटेरियल से बना हुआ होता है। तो वो हैंडल किससे बना हुआ होता है? बेकेलाइट से, ताकि वहां पे हीट पास ना हो, ताकि जब हम वो हैंडल को टच करें तो हमको गर्म ना लगे। ओके, क्योंकि बेकेलाइट बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी है, इसीलिए हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स में भी यूज होता है, हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स। ओके, ये तो दो मेन एग्जांपल थे जो मैंने लिखे, दूसरे एग्जांपल है अगर बुक में दिए तो आप लोग देख के लिख सकते हो, राइट। बेकेलाइट आप लोग ने पढ़ लिया। बेकेलाइट क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हम इसीलिए इलेक्ट्रिक स्विचेस में भी यूज करते हैं, और बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए हम उसको यूटेंसिल्स के हैंडल बनाने में भी यूज करते हैं, राइट। नाउ मेलामाइन, मेलामाइन जो है वो हीट को रेजिस्ट करता है, मतलब वो जल्दी गर्म नहीं होता। ओके, तो ऐसी चीजों में वो मेलामाइन यूज होता है जो जल्दी गर्म ना हो। तो मेलामाइन हीट को रेजिस्ट करता है, इसीलिए मेलामाइन को यूज करते हैं फ्लोर टाइल्स में। कहाँ यूज करेंगे? फ्लोर टाइल्स। ओके, दूसरी चीज जो जल्दी मतलब स्टूडेंट्स, जो मेलामाइन है वो फ्लोर टाइल्स में, क्योंकि ताकि जो हमारी जो जमीन है वो जल्दी गर्म ना हो, इसीलिए वहां पे मेलामाइन यूज करते हैं। और दूसरी जगह कहाँ मेलामाइन यूज करेंगे? जो हमारे किचन वेयर्स में। ओके, किचन वेयर्स में ज्यादातर मेलामाइन यूज करते हैं, किचन वेयर्स। किचन वेयर्स में बहुत फेमिलियर एग्जांपल है जो हमारा डिनर सेट, कभी कभी देखा होगा कि डिनर सेट पूरा आता है, जो फाइबर डिनर सेट होता है, व्हाइट कलर का, अलग अलग कलर का जो होता है, वो जो डिनर सेट जो होता है वो मेलामाइन फाइबर। आप लोग कभी बॉक्स में पढ़ना, कहीं कभी कभी प्लास्टिक, ऐसे नॉर्मल प्लास्टिक से भी बनाया गया होता है, बट कभी कभी वहां पे लिखा होता है मेलामाइन फाइबर। मेलामाइन फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर है, क्योंकि वो थर्मोसेटिंग है, वो जल्दी गर्म नहीं होता, जल्दी हम उसको तोड़ नहीं सकते,
जल्दी मोल्ड नहीं कर सकते, और इसीलिए वो ज्यादातर जो डिनर सेट वगैरह जैसी चीजें हैं वो मेलामाइन फाइबर से बनाई जाती है। ओके, आई होप आप लोगों को ये बेकेलाइट एंड मेलामाइन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग ने प्लास्टिक्स में एक प्लास्टिक का इंट्रोडक्शन भी देख लिया और साथ में एप्लीकेशन मतलब यूजेस भी हमको पता चल गए। फर्स्ट हमने क्या देखा कि वापस से जल्दी जल्दी में रिकैप करवा देती हूँ। प्लास्टिक जो है वो एक पॉलीमर है, दो टाइप के मोनोमर अरेंजमेंट होते हैं, वहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट और वहाँ पे क्रॉसलिंक अरेंजमेंट होता है। दूसरा, प्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि छोटे बहुत दिए, बाकी हम डीप में भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। बट यहाँ पे देखा इजीली मोल्डेबल है, रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स एंड कैन मेक वायर। और दूसरी एक चीज हम उसको कलर भी कर सकते हैं। ओके, कैन बी कलर, ये भी आप लोग लिख सकते हो। नाउ प्लास्टिक दो टाइप के होते हैं, जो इजीली मोल्डेबल होते हैं उसको हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं, जो इजीली मोल्ड नहीं होते उसको हम थर्मोसेटिक प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक है, उसका एग्जांपल है पॉलीथीन बैग्स वगैरह में, फिर टॉयज बनाने में, अलग अलग चीजें जो नॉर्मल होती है, जो हमारे घर में बहुत सारे प्लास्टिक्स के कभी कभी प्लास्टिक ग्लास होते हैं, प्लास्टिक मग होते हैं, वो सब किससे बने हुए थे, थर्मोप्लास्टिक से। थर्मोसेटिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक है, उसको हम एक बार मोल्ड हो गया वापस मोल्ड नहीं कर सकते। ओके, उसका एग्जांपल है बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट इलेक्ट्रिक स्विचेस, हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स बनाने में, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। मेलामाइन है, वो हीट को रेजिस्ट कर सकता है, जल्दी गर्म नहीं होता, वो हीट को रेजिस्ट कर सकता है, वो गर्म होने से टूटता नहीं है, नहीं तो वो मोल्ड हो जाता है। इसीलिए वहाँ वो हम फ्लोर टाइल्स में यूज कर सकते हैं और किचन वेयर्स में यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये दो पॉइंट समझ में आ गए होंगे, एप्लीकेशन मतलब यूजेस। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो हम पढ़ेंगे, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर है, जैसे कि लाइट इन वेट है, ओके, चीप है, इजीली अवेलेबल है, अफोर्डेबल है, इजीली मोल्डेबल है, हम उसको कोई भी शेप दे सकते हैं। तो प्लास्टिक जो है वो बहुत सारी अलग अलग चीजों में यूज होता है, जैसे कि हमारे घर में फर्नीचर को लेके हमारे स्लीपर्स या तो कोई डेकोरेटिव आइटम्स, या तो फिर हम उसको यहाँ पे एयरक्राफ्ट में भी यूज करते हैं, स्पेस क्राफ्ट में भी यूज करते हैं, कार के बहुत सारे जो चीजें होती है, जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो प्लास्टिक से बने होते हैं। तो प्लास्टिक के बहुत ज्यादा यूजेस है। ओके, जो आप लोगों की बुक में दिए हैं आप लोग लिख लेना, वहां पे एक पॉइंट है। नाउ देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक में हम फर्स्ट पढ़ेंगे, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक स्टोरिंग करने में बहुत हेल्पफुल रहता है, कोई भी चीज को स्टोर करने में। फॉर एग्जांपल, हमारे घर में कोई फॉर ड्राई फ्रूट्स है, या तो फिर वाटर को स्टोर करना हो, मिल्क को स्टोर करना हो, तो हम ज्यादातर प्लास्टिक मटेरियल यूज करते हैं, क्योंकि मेटल जो है वो इजीली कोरोड करता है। वहां पे क्या करता है, फॉर एग्जांपल हम आयरन यूज करते हैं तो आयरन में कोरोजन होता है, रस्टिंग हो जाता है, काट लग जाता है एयर की वजह से। अगर एयर के कंपेयर में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, या तो कोई मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो जो आयरन मटेरियल होता है वो इजीली रस्ट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग मेटल्स हैं जो कोरोजन करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो इसीलिए प्लास्टिक यूज करते हैं स्टोरिंग के लिए। अलग अलग हमारे घर में हाउस की चीजें होती है, हम लोग दूध को स्टोर करने में, वाटर को स्टोर करने में, फिर अलग अलग हमारी दाल वगैरह है, हम लोग ड्राई फ्रूट्स है, बहुत सारी चीजें हैं, सूप है, तो हम स्टोर करने में हम क्या यूज करते हैं, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। ओके, कोई भी चीज अगर हम अंदर स्टोर करेंगे तो उसके साथ वो रिएक्शन नहीं देगा, इसीलिए हम वहां पे प्लास्टिक यूज करते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, वो रिएक्शन नहीं करता। सेकेंड है प्लास्टिक इज लाइट, बहुत ज्यादा लाइट इन वेट है, हम कोई प्लास्टिक का डब्बा हो तो हम उसको आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते, इजीली कैरी कर सकते। दूसरा स्ट्रॉन्ग है, जल्दी टूटता नहीं है। ओके, बेंड होगा बट जल्दी हम उसको टूटता नहीं, स्ट्रॉन्ग रहता है इसलिए। और दूसरा ड्यूरेबिलिटी का, वो बहुत टाइम तक टिकता है, जल्दी टूटता नहीं, इजीली अवेलेबल है, चीपली अवेलेबल है। थर्ड इज प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। ओके, मैंने समझाया था प्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए इलेक्ट्रिक स्विच में भी हम यूज कर सकते हैं। दूसरा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इसीलिए क्या है कि जो हम बर्तन वगैरह जैसे कि सॉस पैन वगैरह है, पैन फ्राई वगैरह जो है, उसका जो हैंडल होता है, हमारा कुकर जो है
उसका हैंडल होता है वो ज्यादातर प्लास्टिक से बना हुआ होता है, राइट, ताकि वो गर्म ना हो जाए और हम इजीली उसको उठा सके। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक। पहला है प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, कोई भी चीज के साथ वो रिएक्शन नहीं देता। मेटल जो है वो रिएक्शन देता है, इसीलिए मेटल के कंपेयर में हम प्लास्टिक यूज करते हैं। इट इज एडवाइजेबल टू यूज प्लास्टिक इंस्टेड ऑफ मेटल, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव है। सेकंड, प्लास्टिक लाइट इन वेट है, इसलिए हम इजीली कैरी कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे अगर ले जाना हो, आप लोग के लंच बॉक्स है वो भी प्लास्टिक से बने हुए होते हैं, ताकि आप लोग प्लास्टिक वो इजीली कैरी कर सकते हैं। फिर आपके वाटर बॉटल्स भी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग है, जल्दी टूटते नहीं है और ड्यूरेबल है, टिकाऊ रहते हैं, बहुत टाइम तक टिकते हैं। ओके, प्लास्टिक का कोवर कंडक्टर, प्लास्टिक इज बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं, इसीलिए हम उसको बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं। किचन वेस्ट वगैरह आइटम में हम प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। हम घर पे जो स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं उसका जो भी हैंडल होता है वो भी प्लास्टिक का बना होता है, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे। ओके, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग यूजेस है जो प्लास्टिक के, और ये थी आप लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक। तो हमारा ये 7 पॉइंट है वो भी कवर हो चुका है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। नाउ हमारा जो लास्ट पॉइंट है प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, वो हम लोग लास्ट में कवर कर लेंगे, ताकि हमारा फिर चैप्टर खत्म हो जाए। स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। ओके, बिफोर लर्निंग द प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, let's understand what is the meaning of biodegradable and non biodegradable। okay, biodegradable and non biodegradable क्या चीज है वो हम पहले समझते हैं। पहले बायोडिग्रेडेबल की डेफिनेशन में पढ़ती हूँ, फिर मैं नॉन बायोडिग्रेडेबल की डेफिनेशन पढ़ के आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट, a material which get decomposed through natural process such as action by bacteria is called biodegradable। ऐसी चीजें, ऐसे मटेरियल जो बैक्टीरिया जैसे चीज वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिग्रेड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं या डिकम्पोज हो जाते हैं, वैसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल। ओके, नेचुरल प्रोसेस से कोई सब्सटेंस अगर डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब वो इजीली हमारे सोइल के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, ओके, और ऐसे ही सोइल जैसे बिहेव करते हैं, मतलब कि हमको पता ही नहीं चलता कि ये सोइल था या क्या था, पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है, वैसी चीजों को हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल। और ऐसी मटेरियल which is not easily decomposed by natural process, ऐसे मटेरियल जो इजीली डिकम्पोज नहीं होते, वैसी चीजों को हम बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, तो ये था बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए। ओके, ये नोट डाउन कर लेना बुक में, और ये दोनों की डेफिनेशन आप लोगों को लर्न करनी है। ओके, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, या तो टेक्स्ट बुक में भी दिया, टेक्स्ट बुक में भी लिख सकते हो। नाउ देखो, अब हम आते हैं प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। जब हम बाहर शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, तो हमको ज्यादातर शॉपकीपर कौन सी बैग देते हैं, प्लास्टिक बैग। ज्यादातर कोई चीजें हम लेके आते हैं उसको किससे रैप करते हैं, रैप करके देते हैं। ज्यादातर हमारा रैपिंग जो होता है वो प्लास्टिक से होता है। तो हम जब बहुत सारी चीजें बाहर से लेके आते हैं तो हमारे घर पे प्लास्टिक जमा करते हैं, वही प्लास्टिक फिर हमारे घर पे जमा होता है, तो क्या होता है, फिर हम उसको फेंक देते। वही प्लास्टिक फिर बाहर जाते फेंकते। प्लास्टिक ऐसा मटेरियल है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब समझ में आ गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो मटेरियल इजीली नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं हो सकता है। ओके, तो वो डिकम्पोज नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगा तो वो ऐसे यहाँ वहां पड़ा रहेगा, तो वो क्या क्रिएट करेगा, एनवायरमेंट पोल्यूशन। क्या करेगा वो, एनवायरमेंट पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करेगा। ओके, तो प्लास्टिक से क्या होगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, क्योंकि हम प्लास्टिक को कहीं भी फेंक देते तो इससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा। दूसरा, अब हम चलो हम सोचते हैं कि चलो प्लास्टिक को हम फेंकेंगे नहीं, हम ये प्लास्टिक का कचरा जमा करके उसको बर्न करते हैं। तो प्लास्टिक में क्या करते हैं, उसको जब हम आग लगा के उसको जलाते हैं प्लास्टिक को, तो उसको जलने में भी बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगाता है वो जलने में भी। और वो जैसे ही जलता है वो वहां पे जो उसके जो धुएं उड़ते हैं, उसमें से जो स्मोक निकलता है वो बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन करता है। क्या करता है, एयर पोल्यूशन। तो प्लास्टिक से एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो होता ही है, एयर पोल्यूशन भी होता है। ओके, ठीक है, तो प्लास्टिक जो है
ऑल्टरनेट हम क्या कर सकते हैं, हम प्लास्टिक की जगह हम बाहर से जो भी शॉपिंग करके आते हैं हम कॉटन बैग ले जा सकते हैं या तो जूट बैग ले जा सकते हैं, ताकि हम जो शॉपिंग कर रहे हैं वो बैग में रख के आए, ताकि प्लास्टिक का जितना हो उतना कम यूज हो। ओके, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो पोल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट करता है, तो इसकी वजह से हम जितना हो सके उतना प्लास्टिक का कम यूज करेंगे। ये हो गया। दूसरा, हम उसकी जगह क्या कर सकते हैं, हम प्लास्टिक अगर फेंकते उसकी जगह हम उसको रीयूज करने के लिए दे सकते हैं, मतलब रिसाइकल करके। ओके, तो रिसाइकल करके हम प्लास्टिक को वापस से यूज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अगर हम लोग ने प्लास्टिक की बोतल जमा की फिर हमने दे दी, वो इंडस्ट्री में जाएगी, वापस से मोल्डेबल होगी, वापस से वो जमा हो नया बर्तन बन के वापस हमारे घर तक आएगा। बट इसमें क्या है, वो लोग जब रिसाइकल करते हैं तब उसमें वो लोग कलरिंग एजेंट्स यूज करते हैं, अलग अलग कलर देने के लिए, कभी ब्लू कभी येलो, अलग अलग कलर देने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए वो लोग बहुत सारे कलरिंग एजेंट्स यूज करते हैं। जब वो रिसाइकल करते हैं तब वो कलर ऐड कर देते हैं, ताकि पता न चले कि ये पुराने प्लास्टिक में से रिसाइकल किया होगा। तो यही करा हुआ जो प्लास्टिक हमारे घर तक आता है, तब हम उसमें कुछ स्टोर करते हैं, फूड आइटम स्टोर करते हैं, तो वही फूड आइटम्स हमारे लिए पॉइजनस हो जाती है। तो रिसाइकल किए हुए जो प्लास्टिक होते हैं उसमें हम फूड आइटम स्टोर नहीं कर सकते, जितना हो सके उतना हम फूड आइटम्स उसमें कम स्टोर करनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें जो हमको ध्यान रखने की जरूरत है, ताकि कम से कम हमारा एनवायरमेंट है उसमें पोल्यूशन कम से कम फैले। ओके, दूसरी एक चीज कि हम लोग घर पे एक हैबिट डाल देने की कि जो डिग्रेडेबल सब्सटेंस है उसको अलग गार्बेज उसका होना चाहिए, उसकी जो डस्टबिन है वो अलग होनी चाहिए, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसकी डस्टबिन अलग होनी चाहिए, ताकि हम उसको सेपरेटली थ्रो कर सके। ओके, हर गार्बेज को हम सेपरेटली, बायोडिग्रेडेबल गार्बेज अलग रखना चाहिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज अलग रखना चाहिए। तो ये हैबिट हमारे में होनी चाहिए, हमारे घर पे ये हैबिट हमको अप्लाई करनी चाहिए। ओके, तो लास्ट में मैं ये कहूंगी कि हमारी जो डेली रूटीन है, हमारी जो डेली लाइफ है, अगर उसमें हम एक प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं जिसको हम बोलते हैं 5R प्रिंसिपल। क्या नाम दिया है? 5R प्रिंसिपल। उसमें क्या है? 5R। फर्स्ट है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, recover and refuse। ओके, प्लास्टिक को हम जितना हो सके उतना उसका यूज रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, प्लास्टिक को हम रीयूज करेंगे, प्लास्टिक को हम रिसाइकल करेंगे, प्लास्टिक को हम रिकवर करेंगे। ओके, और प्लास्टिक का रिफ्यूज करने के लिए जितना हो सके हम ना बोलेंगे कि हमको प्लास्टिक यूज नहीं करना है। अगर ये 5 प्रिंसिपल हम अपने डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हम जितना हो सके उतना हम एनवायरमेंट को बचा सकते हैं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम ये प्रिंसिपल को हमारी लाइफ में अप्लाई कर दें, ताकि हमारा एनवायरमेंट कम से कम पोल्यूटेड हो और हम उसको प्रोटेक्ट कर सके। आई होप ये आप लोगों के जितने भी 8 पॉइंट्स थे आप लोगों को समझ में आ गए हैं। अब इसके रिलेटेड भी PDF मिलेगी जो आप लोगों को सॉल्व करनी है। चैप्टर के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे फोन करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। और एक टेबल है आप लोगों की बुक में जहाँ दिया हुआ है अलग अलग मटेरियल के नेम दिए, वहाँ पे वो बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है और कितने टाइम में वो डिग्रेड हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है। वो टेबल आप लोग खुद पढ़ लोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और आप लोग ऐसा हो तो ड्रॉ करके बुक में ड्रॉ करके लिख भी सकते हो। इजी है वो टेबल, इतना कुछ खास, बस वही लिखा है मटेरियल कौन से मटेरियल कितना टाइम लगेगा डिकम्पोज होने में, तो हम क्या बोलेंगे इसको, डिग्रेडेबल बोलेंगे या नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, तो ये आप टेबल आप खुद कर सकते हो। वो टेबल के रिलेटेड भी कोई डाउट हो तो मुझे फोन करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।